नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। जम्मू कश्मीर के बहुप्रतीक्षित चुनावों की घोषणा अंततः हो गई है। चुनाव आयोग ने आज न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि हरियाणा चुनाव की तारीखें भी, हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों की भी घोषणा कर दी है। और उम्मीद थी कि शायद महाराष्ट्र भी इसी इसी 2 चुनावों के साथ करा लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो फैसला है उसे लेकर सवाल यही उठ रहा है कि महाराष्ट्र को आखिर क्यों छोड़ दिया गया है। दरअसल हरियाणा जो विधानसभा का कार्यकाल है वो 3 नवंबर को समाप्त हो रहा है, जबकि महाराष्ट्र का जो कार्यकाल है महाराष्ट्र विधानसभा का वो 26 नवंबर को पूरा हो जाने वाला है। आमतौर पर परिपाटी रही है कि चुनाव जो इस तरीके की विधानसभाएं होती हैं लगभग लगभग साथ कराए जाते रहे हैं। लेकिन जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर कहा जाता है कि वो बात वही करते हैं जो सरकार को पसंद हो, मोदी को पसंद हो। वो गीत भी है कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। कुछ वही ध्वनित होता है। और अभी भी जब ये घोषणा आज हुई है 2 राज्यों के विधानसभा चुनावों की, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत सारी अपनी सफाई दी है। तो जो स्थितियां हैं, खासकर जो चुनावों की तारीखों के ऐलान, महाराष्ट्र को छोड़ दिया जाना, और दोनों जो सूबे हैं, क्योंकि धारा 370 जो आर्टिकल 370 हटाया गया था उसके बाद पहली बार 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या कुछ तस्वीर वहां बनेगी, कैसे हालात हरियाणा में बनते नजर आ रहे हैं या बनेंगे, इन सब पर बातचीत करने के लिए हम चलेंगे एक खास पैनल के पास। और खास पैनल में आज हमारे मेहमान हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित जी हमसे जुड़ गए हैं, केपी मलिक साहब जुड़े हैं, और रविंद्र सिंह शौरान साहब जुड़े हैं, और अभी और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। और परिचय के मोहताज नहीं है हमारे जो ये पैनल है, आप इनसे रूबरू होते रहे हैं, निरंतर आप इनको सुनते रहे हैं, और खरा खरा बोलते हैं, शानदार बोलते हैं, दीर्घ अनुभव आप लोगों का है। मैं शुरुआत करने से पहले जो राजीव कुमार जी हैं, इलेक्शन कमिश्नर, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने महाराष्ट्र को लेकर पहले क्या कहा वो सुनाता हूं, क्योंकि उनसे सवाल सबसे पहला ये हुआ था कि महाराष्ट्र को आखिर आपने क्यों छोड़ दिया। तो उनका जवाब क्या था, पहले हम दर्शक को और हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनको भी सुनाते हैं। शायद सुना होगा पैनलिस्ट ने, लेकिन दर्शक जरूर देखें या सुने उसको पहले। चुनाव और हरियाणा का चुनाव एक साथ देखिए, पहले महाराष्ट्र और हरियाणा एक साथ हुए थे। 3 नवंबर हरियाणा की डेट है तो 26 नवंबर महाराष्ट्र की डेट है, राइट। उस समय में J&K वाज ए नॉट ए फैक्टर, सो वन कुड हैव गॉन लिटिल लेटर। दिस टाइम देयर आर 4 elections in this year and 5th election just immediately after this, that is to start with J&K, Haryana, Maharashtra, Jharkhand and Delhi. So depending on the forces, requirement of forces, which is as I said, which is in a higher tone in J&K, हमने दो चुनाव को एक साथ करने का निर्णय लिया। और फिर ऐसा नहीं कर सकते कि जब J&K अनाउंस करें और J&K चल रहा हो तो उसके बीच में दूसरा अनाउंस करें। और साथ ही साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स क्या हैं, अभी महाराष्ट्र में बारिश भी थी, BLOs का वर्क करना बाकी है, और बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं जिसको हमें शेड्यूल करने में देखना है। दैट इज लाइक गणेश फेस्टिवल, पितृपक्ष, Navratri, Diwali, all that put together, this is what we thought that we can handle as 2 elections at a time. So therefore we decided to go this. And in any case, it is within 6 months of the schedule of the term of the assembly which is ending. ये तो थे राजीव कुमार जी जो बहुत सारे तर्क दे रहे थे कि क्यों नहीं हो पाया। साथ में मैं जरा अपने दर्शकों को जरूर बताऊंगा कि जो तारीखों की घोषणा हुई है वो तारीख, अगर हम बात करें
तो जम्मू कश्मीर में जो है 3 फेजेस में चुनाव होने हैं। वहां पर जो तारीखें हैं उसमें जो फेज है, एक है उसमें जो वोटिंग होना है 18 सितंबर को होना है पहली बार, फिर 25 सितंबर और फिर 1 अक्टूबर। 90 सीटें कुल हैं वहां। इस तरीके का कार्यक्रम है और प्रक्रिया जो है शुरुआत हो जाएगी 20 अगस्त से शुरुआत हो जाने वाली। 20 अगस्त को पहले फेज की जो नॉमिनेशन या नोटिफिकेशन हो जाएगा, 27 अगस्त से नॉमिनेशन की शुरुआत होगी। ऐसे ही सेकंड फेज में 29 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी होगा और नॉमिनेशन का कार्यक्रम 5 सितंबर से है। और ऐसे ही थर्ड फेज, फाइनल फेज 5 सितंबर को नोटिफिकेशन है और नॉमिनेशन 12 सितंबर से शुरू होगा। और वहां जो नॉमिनेशन चलना है पहले फेज में 27 अगस्त तक है जम्मू कश्मीर में, फिर सेकंड फेज में 5 सितंबर तक है और थर्ड फेज में 12 सितंबर तक है। और मतगणना जो है वो होनी है 4 अक्टूबर को। और ऐसे ही हरियाणा में जो 90 सीटों पर या सिर्फ एक फेज में चुनाव होगा, यहां नोटिफिकेशन 5 सितंबर को होगा, नॉमिनेशन स्कूटनी 13 सितंबर है, नाम वापसी 16 को है, 16 सितंबर, और 1 अक्टूबर को वोट पड़ेंगे। तो तमाम जो ये कह लीजिए कि प्रोग्राम है वो प्रोग्राम स्पष्ट है। लेकिन मैं शुरुआत करूंगा केपी मलिक साहब से। केपी मलिक साहब, ये जो बात होती है बार बार, चुनाव आयोग या उसके जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, लेकिन नजर ये आता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड वो केवल सरकार या जो बीजेपी या जो मोदी जी की सहूलियत के हिसाब से सब कुछ होता है। आपकी पहली प्रतिक्रिया केपी मलिक साहब। देखिए, मोदी जी की सहूलियत की वजह से तो होता ही है, लेकिन आपने एक बात पर ध्यान नहीं दिया कि बारिश सबसे ज्यादा जो हो रही है वो महाराष्ट्र में हो रही है। महाराष्ट्र जी। बाकी बाकी स्टेट में तो हो नहीं रही। कश्मीर में कोई बारिश है नहीं, हरियाणा में कोई बारिश है नहीं। उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव सीटों पे चुनाव होने हैं, वहां पे भी बारिश हो रही है। इधर पंजाब में 4 सीटों पर चुनाव, वहां भी बारिश हो रही है। मलिक राजस्थान साहब में, त्योहारों की भी बात की उन्होंने कि दिवाली है, हाँ गणेश हाँ, है, तो तमाम वहां है और ना देश के बाकी। सर। जी जी। बाकी बाकी हिस्सों में तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। देखिए, चुनाव आयोग एक मजाक बनकर रह गया है, और चुनाव आयोग किसके इशारे पे काम कर रहा है, चुनाव आयोग कैसे काम कर रहा है, इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। और हमें तो ये भी लगने लगा है कि सुप्रीम कोर्ट भी डरने लगा है शायद चुनाव आयोग से। इसीलिए चुनाव आयोग पे इतने सारे सवाल उठने के बाद भी हिम्मत नहीं पड़ रही है सुप्रीम कोर्ट की भी कि इसमें कोई दखलंदाजी करे। और चुनाव आयोग एक कठपुतली की तरह काम कर रहा है। अब ये हास्यास्पद नहीं है कि हरियाणा में और महाराष्ट्र में एक साथ चुनाव होने चाहिए, और आप जो है अपने हरियाणा में चुनाव करा रहे हैं आप, और महाराष्ट्र को आपने छोड़ दिया है। महाराष्ट्र में जो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, उस बारिश का प्रयोग इसलिए हो रहा है कि जो ऑपरेशन लोटस के तहत कीचड़ बहुत ज्यादा भाजपा ने फैला दिया था, वो जो बारिश महाराष्ट्र में हो रही है उस कीचड़ थोड़ा धुल जाए बारिश में शायद। तो बारिश में कीचड़ धुलने के बाद में साफ सुथरा माहौल भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी शायद इस चीज का इंतजार कर रही है। हरियाणा में मजबूरी है। हरियाणा में मुझे ये भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि वहां पे सिर्फ कांग्रेस से उसका मुकाबला है, और महाराष्ट्र में जिस तरह की तस्वीर बनी हुई है, वहां पे अलग अलग एंगलों पे जिस प्रकार से एक सिंपैथी बनी हुई है, मुख्य विपक्षी दल जो इनका था शरद पवार, उसका वो भतीजा भी वापस आ गया, उनका भी वहां पे हो गया है। शिवसेना में लोग धीरे धीरे जाके चुपचाप उद्धव ठाकरे से बात कर रहे हैं। तो वहां कीचड़ इतना ज्यादा फैला हुआ है कि भाजपा को समेटने में मुश्किलात आ रही है, इसलिए उसको वेट एंड वॉच की लिस्ट में डाल दिया गया है। हरियाणा में क्या है कि हरियाणा में लगता है कि कांग्रेस में जिस प्रकार गुटबाजी होती है, जो हमें नतीजे दिख रहे थे, हमें लगता था कि कम से कम 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में हारना चाहिए, लेकिन वो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अभी भी हमारी स्थिति थोड़ी सी मजबूत है हरियाणा में। और जबकि मेरा मानना यह है संजीव जी कि ये भारतीय जनता पार्टी की गलतफहमी है। अगर आप 24 के लोकसभा चुनाव से पहले की बात करें, जो देश में एक माहौल बना हुआ था और इन्होंने जो फर्जी नैरेटिव तैयार किया हुआ था, अब की बार 400 पार, अब की बार ये, तो वो ड्रामा और वो जो नाटक था इनका, वो खुल के आ गया है लोगों के सामने। परिस्थितियां बदल चुकी हैं। जो हकीकत है
आप कैसे बुला सकते हैं हरियाणा के किसानों को? आप कैसे बुला सकते हैं हरियाणा के युवाओं को, उनके रोजगार को? यहाँ रविंदर सोरान साहब बैठे हैं, ये तो राज्यसभा चैनल में भी रहे हैं, ये तो अंदर बाहर के सब मामले जानते हैं, है जी। हरियाणा के लोग कैसे भूल सकते हैं जंतर मंतर को? आज महिलाओं की बड़ी चिंता हो रही है, प्रधानमंत्री जी को लाल किले की प्राचीर से चिंता कर रहे हैं महिलाओं की। तब उनकी चिंता कहाँ चली गई थी जब मणिपुर हो रहा था? तब उनकी चिंता कहाँ चली गई थी जब अमित शाह की पुलिस बूटों से उन महिला पहलवानों को कुचल रही थी? तब कहाँ इनकी चिंता चली? तो वो चिंता का परिणाम इनको हरियाणा में मिलना है, उसका इंतजार लोग कर रहे हैं। और ये चाहे जितना वहां पे, देखिए अगर आप पिछले 2 चुनाव की बात करें, भारतीय जनता पार्टी इस चीज में सफल रही थी कि हरियाणा में हिंदू मुस्लिम का ज्यादा मामला नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे मुस्लिम की तादाद उस तरह से नहीं है। तो वहां इन्होंने क्या किया, 35-1 का फॉर्मूला जाटों का और बाकी का कर दिया। जाट एक तरफ, बाकी एक तरफ। तो वो फॉर्मूला भी धूमिल हो गया। इस बार लोगों को समझ में आ गया है कि जाट और बाकी तो तब देख लेंगे भैया जब महंगाई और बेरोजगारी कंट्रोल में आएगी। अब ये महिला पहलवान जो दुनिया में हमारा नाम रोशन कर रही है, सरकार इनके साथ इस तरह का बिहेव कर रही है, इनको क्यों पाती पे आप बांट रहे हो? तो ये मोटा मोटी लोगों को समझ में आ चुका है। तीसरा, अगर संजीव जी आप देखेंगे, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के पास टिकटार्थियों की लाइन थोड़ी छोटी रहती थी बाकी चुनाव में, इस बार लाइन बड़ी लंबी है। तो असली मौसम विज्ञानी तो वही होते हैं, उनको पता लग जाता है कि भाई चुनाव किस प्रकार से कौन सी पार्टी जीत रही है, तो दल बदलना शुरू हो जाता है। तो इस बार लंबी लाइन है। मेरे सूत्र बताते हैं कि 2,500 से अधिक जो है एप्लीकेशन आ चुकी हैं भारतीय जनता कांग्रेस के पास, टिकटार्थियों टिकट चाहते हैं लोग। 90 सीटों का चुनाव है और अभी तक जो है अप्लाई कर चुके 2,500 से अधिक लोग। तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत हरियाणा में है। दूसरी बात, आप कश्मीर की कर रहे हैं, तो कश्मीर में जिस प्रकार के हालात आपने 10 साल में देखे हैं, आपने कश्मीर को बांटने का काम किया है, नया आपने नोटिफिकेशन वहां पे किया है, धारा 370 वहां पे आपने लगाई है, 3 तलाक का मामला है। तो इसकी जनता इसका उत्तर देने के लिए भी इंतजार आपका कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बहुत ज्यादा लोकप्रियता कश्मीर में है, तो लोकसभा का चुनाव क्यों नहीं हुआ वहां? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा सबक कश्मीर में भी मिलेगा। मुझे लगता है कि जम्मू रीजन में थोड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, लेकिन देखिए वहां पे भी जो हिंदू वोटर है उसमें भी कहीं ना कहीं बाकी चीजें दरकिनार करके, वो भी महंगाई और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जिस प्रकार से चल रहा है, जिस प्रकार से युवाओं के साथ मजाक हो रहा है कि आपके पर्चे लीक हो जा रहे हैं, उसको देखते हुए युवा भी बहुत परेशान है। और वो खाली दूसरे कास्ट का युवा ही नहीं, वो हिंदू जो युवा है वो भी कहीं ना कहीं परेशान है, और वो इस चुनाव में बदला इनसे लेगा, इस बात की मैं गारंटी आपको देता हूं। क्योंकि अब ये चीजें समझ चुके हैं, चाहे मोदी जी हो। मोदी जी के जो 2 चीजों के भाषण में जो 2 चीजें प्रमुखता से उन्होंने उठाई हैं अपने भाषण में, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। चाहे वो सिविल कोड का मामला हो, और चाहे वो महिला सुरक्षा का मामला हो, और चाहे वो 1 नेशन 1 इलेक्शन का मामला हो। आपको पता है कि इस पे कुछ होना जाना नहीं है, तो जाते जाते एक शिगुफा छोड़ जाओ, क्योंकि हमें तो झोला उठाना ही है। तो इसलिए इन मुद्दों पे कुछ होगा नहीं, और ये आरएसएस के एजेंडे हैं, इनको छोड़ के अपना निकल लीजिए। अब उनकी लीला आखिरी चल रही है, तो मुझे लगता है कि एक शिगुफा जनता के बीच में छोड़ के वो जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शिगुफा छोड़ना। अरुण सर जो बात कही, केपी सर ने भी कही और हम पहले भी बात कर रहे थे, केचुआ जो है जिसको केंद्रीय चुनाव आयोग, वो अलग से नजर आता है कि वो अपने उससे बाज आना नहीं चाहता है। और दूसरी चीज ये भी है कि जो अभी लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से मोदी ब्रांड की हालत हुई है, वो सब कहीं इन सबके पीछे है कि आप भरपूर वक्त दीजिए ताकि पैसेज मिले और अपना जो जितनी भी कठिनाई है वो कुछ तो हद तक दूर कर पाए। क्या प्रतिक्रिया आपकी होगी अरुण सर? संजीव जी, मैं तो ये कहूंगा कि भाई अपने प्रधानमंत्री के रास्ते में केचुआ अड़ रहा है। केचुआ की कोई औकात नहीं, वो अड़ रहा है। कल तो लाल किले से सबने सुना 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो कहां घुस गया? 24 घंटे नहीं चला। 2 राज्य में एक साथ नहीं करवा पा रहे जिन राज्यों में हुए थे। तो ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और जो उनके साथ 2 हैं,
उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 3 जेंटलमैन आर हियर। मैं कहता हूं मोस्ट कंडेम्ड मैन ऑफ द कंट्री, जिनकी साख खत्म हो चुकी है, जिन्हें लोग गाली दे रहे हैं क्योंकि ईडी, सीबीआई और उसके साथ ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी खड़ा हो गया है। ये कल नरेंद्र मोदी जब कह रहे थे लाल किले की दीवार से, जो अभी मलिक साहब ने कहा महिला सुरक्षा और सबकी बातें, तो उनने कहा था सेकुलर सिविल कोड और उसके साथ वन नेशन वन इलेक्शन, तो अभी 24 घंटे हुए हैं। दरअसल जो बात केपी भाई ने कही है और रविंद्र उसको बताएंगे, मैं बहुत साल हो गए दूर आ गया हूं दिल्ली से, इस वक्त इनको मालूम है कि हरियाणा इनकी नाक में रस्सा डाल देगा। जो हुआ वो पिछली बार हो लिया, और इसलिए इन्होंने जो है ये खेल किया है कि महाराष्ट्र को अलग कर दिया, क्योंकि महाराष्ट्र ने तो गला ही फांस रखा है, जीभ निकली हुई है इतनी। 8 सांसद आए हैं कुल, 8 या 9। तो जो किसानों के फेर में जो फंसे हैं, चाहे वो हरियाणा हो और चाहे महाराष्ट्र हो। अब हरियाणा छोटा राज्य है, केपी भाई ने कहा कि 8 जीत सकते थे, कांग्रेस के 5 जीते। अरे भाई, पूरी ताकत लगाने के बाद यही केंचुआ 7 था, 5 जीत गए, ये कम नहीं है। लेकिन इस बार ये जो विधानसभा है उसमें ये हर चीज चलेंगे, हर दांव चलेंगे, और इनकी कोशिश ये है कि किसी भी तरह एक एक वोटर तक जाके खरीदने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखिए हिमाचल इनके पास नहीं है, पंजाब इनके पास नहीं है, जम्मू कश्मीर मिलना नहीं है, दिल्ली इन्हें मिलनी नहीं है, बीच में हरियाणा है। उसको कब्जे में रखने के लिए ये जो मुझे ऐसा लगता है कि जो इलेक्शन की डेट्स हैं वो पीएमओ से डिसाइड होके आई हैं, बताया गया कि कैसे, और आने वाले दिनों में रविंद्र तो वहां मौके पर रहेंगे, देखेंगे कि किस तरह से ये घेरेंगे। इनकी भाई गुजरातियों के खून में व्यापार होता है, ये बात मैंने नहीं, नरेंद्र मोदी ने कई बार कही है। और ये 2 व्यापारी जो बैठे हैं, ये सिर्फ जो गुजराती बैठे हैं उनके खून में व्यापारी है। वो हर तरह खरीद लो, साम दाम दंड भेद कुछ कर लो। पहले सब कांग्रेसी खरीद लिए, दूसरे दलों के ले लिए, अब वो स्थिति नहीं, तो वोटर को खरीदो। तो छोटा राज्य है, उसमें पूरी ताकत, दिल्ली के नजदीक भी है, सीबीआई भी है, ईडी भी है, सब कुछ है और शुरू भी हो चुका है। तो चूंकि हिम्मत नहीं है भारतीय जनता पार्टी में कि वो महाराष्ट्र और हरियाणा साथ साथ लड़े। देखिए जम्मू कश्मीर में तो राइट ऑफ है, वहां कुछ ने मिलना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग, और फिर अरे भाई, जब तुमको पितृपक्ष महाराष्ट्र में दिख रहा है तो पितृपक्ष हरियाणा में भी होता है। ऐसा नहीं कि हरियाणा के लोग हिंदू नहीं है। दिवाली भी होती है। मैं वही रविंद्र जी से वही पूछने लगा, दिवाली भी होती है। और बारिश ने तो सारी चीजें चारों तरफ तबाह कर रखी। और मान लिया मैंने कि चलो भाई महाराष्ट्र में बारिश है, तो उत्तर प्रदेश की जो 10 लोकसभा विधानसभा सीटें उनके उपचुनाव में आपकी तकलीफ क्यों है? मध्य प्रदेश का बुधनी क्यों नहीं घोषित किया? अरे भाई, एक प्रधान, या तो कहो कि हाँ भाई प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, एक वन नेशन वन इलेक्शन वाला उनका जो नारा है वो सिर्फ बस नारा है, मतलब जुमला भर है। आप में इतनी सिस्टम, इतना ताकत नहीं है कि आप 4 राज्यों के चुनाव करा लें। देखिए एजेंडा जो है वो ये है कि पहले हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे, फिर दिल्ली और झारखंड, छोटे छोटे राज्य पूरी ताकत लगा के, सारी मशीनरी जाएगी, सारी बीजेपी जाएगी, सारे इंडस्ट्रिस्ट जाएंगे, संघ भी जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि संघ न जाए, हालांकि कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में चुनाव आयोग जो काम कर रहा है आज, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सी टीम, क्योंकि बी टीम में ईडी और सीबीआई है, सी टीम में इलेक्शन कमीशन है। अन्यथा कोई भी पूछे किस मुंह से मुस्कुराते हैं और शेर सुनाते हैं। मुझे लगता है कि शर्म जैसी कोई चीज इनके पास बची नहीं है। ऑल इंडिया सर्विसेज के अफसर हैं, आखिरी चरण में अपनी नौकरी के जो कर रहे हैं, वो बच्चे देख रहे हैं। आपको याद होगा संजीव जी भोपाल आए थे, ये विधानसभा चुनाव की बात है, यही थे मुख्य चुनाव आयुक्त। इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, ज्ञान दिया, दर्शन दिया, और उसके बाद नैतिकता का पाठ पढ़ाया। तो ये सवाल पूछा गया कि आपका जो डीओ आया है उसमें लिखा है कि कोई भी वो अधिकारी जो एक्सटेंशन पर है या रीएम्प्लॉयमेंट पे है, उसको इलेक्शन के काम से अलग रखा जाएगा। बोले बिल्कुल। तो पूछा भाई मध्य प्रदेश का तो चीफ सेक्रेटरी एक्सटेंशन पे है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की, जवाब देने के बाद उठ के चले गए। अगर कोई और स्थिति होती तो फेंक के भी मार सकते थे, लेकिन क्या करते, हम लोग वो नहीं कर सकते हैं। इतनी बेशर्मी नहीं है, ये साफ है।
ये चुनाव आयोग वही कर रहा है, सारी प्लानिंग उसी तरह से चल रही है जिससे बीजेपी को ताकत मिले, और बीजेपी को हर जगह चुनौती है। आप ये देखिए, समस्या यही है कि हरियाणा में भी चुनौती है, कश्मीर तो उसके हाथ में है नहीं, महाराष्ट्र में और बड़ी चुनौती है। एक नाथ शिंदे के कंधे पे सवार होके चले, वो भी टूटने वाला है, क्योंकि अजित पवार जो है वापस चाचा के पांव पड़ने वाले हैं। भले ही 94,000 करोड़ के उनके जो घपले थे वो कंधा ठोक के नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिए थे। झारखंड के मुख्यमंत्री को अभी जेल से निकाला है कोर्ट के ऑर्डर से, तो वो भी वहां का भी आदिवासी नहीं मानने वाला, और दिल्ली का मुख्यमंत्री तो जेल में ही है। तो इतनी कोशिशों के बाद, इतनी संस्थाओं की ताकत के बाद भी इनमें इतनी दम नहीं है। वो कह रहे हैं 6 महीने आगे पीछे हो सकता है, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा। तो कर लो ना भाई, फरवरी और जनवरी के चुनाव अक्टूबर नवंबर में कर लो, महाराष्ट्र के साथ मिला के कर लो, लेकिन नहीं करेंगे। मूल बात यह है कि आज देश का दुर्भाग्य है कि हमारी जो संस्थाएं हैं उनका जो राजनीतिकरण हुआ, जो उनका बीजेपीकरण हुआ, चाहे वो लोकसभा का अध्यक्ष हो, चाहे वो राज्यसभा का सभापति हो, चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हो, और चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, बहुत सारी चीजें वहां से भी वैसी हो रही हैं। जो नोटिस लिया जाना चाहिए वो भी नहीं ले रहे हैं। तो फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद तो लाल किले से खड़े होकर झूठ बोलो, डंके की चोट पे बोलो, कौन पूछने वाला है? आप बिरसा मुंडा को कभी भी पैदा करा दो जब आपका मन हो भाई। वो जब 25 साल, वो 1875 में पैदा हुए और 1857 में मोदी जी ने उनसे सभा करा दी। तो कुल मिला के ये देश का चौतरफा पतन हुआ है। हमारा जो पूरा सिस्टम है वो फेल हो गया है। डेमोक्रेसी के नाम पे हम ऑटोक्रेसी में खड़े हैं। जो पसंद है सत्तारूढ़ दल को वही सब संस्थाएं कर रही हैं। तो ये हमारे आपके लिए, हमारी पूरी व्यवस्था के लिए और इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। देखिए, अगर चुनाव आयोग ने, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर चुनाव आयोग की भूमिका सही होती तो ये 200 का आंकड़ा पार नहीं करते। और आज भी दोबारा चुनाव करा लीजिए, अगर ये पार कर जाए, ये चुनाव आयोग की मेहरबानी है। भले ही मेरे ऊपर मानहानि का दावा करें, लेकिन मैं कहता हूं मशीनों की मैं गारंटी लेता हूं। रखिए मशीन, मैं बताता हूं आपको। और अगर 2 राज्य नहीं, कितनी सीटें हैं हरियाणा में? 90 सीट भाई। और महाराष्ट्र, जब आप वन नेशन वन इलेक्शन पे जा रहे हो तो भाई ये तो 300 सीटें होती हैं जाके, और आप मिला लो जम्मू कश्मीर की सीटें 60 सीटें हैं शायद वहां। 90 वहां भी 90 तो 400-500 विधानसभा सीटों पर जब आप चुनाव नहीं करवा पा रहे हो तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन सब पे कैसे करा लोगे? और फिर अगर ये जो सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री से हम पूछना चाहेंगे, अगर वो दबाव तो किसी को देते नहीं है, कि भाई कल ही तो उन्होंने कहा कि हम वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ से बढ़ रहे हैं, और आज चुनाव आयोग 2 राज्यों में नहीं करवा पा रहा है। तो ये पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी को साम दाम, देखिए पिछला चुनाव भी हरियाणा में हार गए थे, तब ओम प्रकाश चौटाला जी और उनके पुत्र जेल में थे, तो उनके पौत्र ने समझौता कर लिया, अब वो जेल से बाहर हैं। मतलब ये इनकी जो सबसे बड़ी खूबी है, केपी भाई समझेंगे कि घर में लड़ाई कराते हैं। इन्होंने रामविलास पासवान के घर में झगड़ा कराया, चौटाला के घर में झगड़ा कराया, ममता के लोग तोड़े, कांग्रेस में गुलाम नबी जो बातें कर रहे थे कहां से निकल के गए। तो ये दूसरे के घर खराब करने की इनकी कोशिश, अपने घर में डंडा चल रहा है। अगर थोड़ी सी छूट मिल जाए तो मैं कहता हूं कि बीजेपी के लोग मोदी और शाह को उठा के छत से फेंक देंगे, इस स्थिति में है। बस ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि सिस्टम उनके कंट्रोल में है और जो वो चाह रहे हैं वो होगा। कुल एक ही उद्देश्य है, हर राज्य को सिंगल आउट करो, पूरी ताकत लगाओ, जीत लो, बस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अरुण जी की जो कमीशन का रोल है वो बार बार कटघरे में तो आता ही आता है। और वही कुछ है जो भी आपने निर्लसता और शायरी की बात करी, तो मैं रविंद्र जी के पास जाने के पहले सुनाया तो वो देश हमारा जो दर्शक है देख छुपी है क्या बदलते सूरत हाल, यानी जमहूरियत की कहानी। रोशन उम्मीदें अब खुद करेंगी गोया अपनी तकदीर बयानी। जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत, जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत, दुनिया देखेगी नापाक इरादों के शिकस्त की कहानी। ये देखिए रविंद्र जी शायरी में नापाक नापाक इरादों, वही नापाक इरादों की बात कर रहे हैं। और
किसके नापा के रखे? कटघरे में खुद ही खड़े हुए हैं वो। रवि जी, क्या ये कैसे इसको आप करिएगा? हम लोग ऐसे सुबह जब बात कर रहे थे तब हमने कहा था कि जो हमें सोर्स बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं, हम सुबह भी चर्चा कर रहे थे कि नहीं, महाराष्ट्र अभी आज घोषित होगा। अभी फिलहाल में दो ही, एक तो जम्मू कश्मीर जाएगा और दूसरा हरियाणा की घोषणा करेंगे, और इसके अलावा नहीं जाएंगे। और हम ये भी बात कर रहे थे, आपका भी एक निकल कर आया था कि शायद जो मोदी का जो चेहरा धूमिल पड़ा, और साथ साथ नहीं इस बार कोई बड़े अनाउंसमेंट्स हुए हैं अभी तक। सब पर आपकी जी प्रतिक्रिया। जी जी, नमस्कार सबको, नमस्कार। बिल्कुल ठीक बात है संजीव सर, हम लोगों ने दिन में भी आज बात की थी। और देखिए, दो बातें हैं। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से इलेक्शन डिक्लेयर किया, एक बात तो ये है कि क्या चुनाव आयोग वापस अपनी जो बैकबोन कहीं रख के आ गया था, कि वापस ग्रो कर लिया है क्या उसने? क्या उसने हरियाणा के मुख्यमंत्री या हरियाणा की लीडरशिप से डिस्कस किए बिना, कांग्रेस बीजेपी की लीडरशिप से, उसके बिना चुनाव की घोषणा कर दी? या फिर ये बीजेपी की ऐसी स्ट्रेटेजी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरियाणा से दूर रखें और उससे कुछ शायद वोटों में बढ़ोतरी हो सकती है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पर जब लोकसभा का चुनाव लड़ा गया था, तो बीजेपी की स्थिति हरियाणा में क्या हुई थी हम लोगों ने देखा। चाहे सीटें 5-5 मिली थी बीजेपी और कांग्रेस को, लेकिन जो बड़ा एक सेंटिमेंट था वो बीजेपी के खिलाफ था। जो सीटें बीजेपी जीती, उनका भी वोट परसेंट इतना ज्यादा नहीं था कि उनको कोई कंफर्टेबल विक्ट्री के तौर पर हम लोग देख पाए। बहुत कीनली, क्लोजली कॉन्टेस्टेड इलेक्शन था, और जिसमें से वो जो सीटें 1 लाख का मतांतर भी ऐसा नहीं था जहां पर वो बीजेपी जीत हासिल कर पाई हो। बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता थे राव इंद्रजीत, 70,000 वोट से जीत पाने में कामयाब हुए, जबकि कांग्रेस के दो बड़े नेता 3-3 लाख वोट से चुनाव जीते, दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा। तो एक सेंटिमेंट, जो जनरल सेंटिमेंट है, वो बीजेपी के खिलाफ है। और हरियाणा इलेक्शन, देखिए, हरियाणा केवल सरकार बनाने भर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हरियाणा इतना इंपॉर्टेंट दिल्ली की पॉलिटिक्स के लिए है, और वो आज से नहीं, बहुत पहले से है, कि अगर यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी को रैली भी करनी है, अगर आपको जंतर मंतर से लेके रामलीला मैदान में कोई बड़ी रैली आयोजित करनी है, तो वो हरियाणा की मदद के बिना ना कांग्रेस रैली कर सकती, ना बीजेपी। यहां तक कि अगर बीजू जनता दल को भी रैली करनी पड़ेगी, तो उसमें हरियाणा की मदद के बिना नहीं हो पाएगी वहां पर कोई बड़ी पॉलिटिकल रैली। हरियाणा इतना इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, एक बात। दूसरा, बीजेपी के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है सर कि दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, बेंगलोर, जो देश के सबसे बड़े शहर हैं, वो सारे शहर भी हार चुकी है। बीजेपी किसी शहर में नहीं है। एक बंबई में जिस तरीके से सरकार बना रखी है, वो हम लोगों को पता है। केवल गुड़गांव एक ऐसा जगह बची है जो मिलेनियम सिटी है, जहां पर बीजेपी किसी तरीके से अपना कंट्रोल रखना चाहती है। और स्थितियां बीजेपी के अनुकूल बिल्कुल हरियाणा में नहीं है। हरियाणा में जो माहौल बना है, चाहे वो लोकसभा चुनाव के बाद का हो, या फिर जो सोशल कंडीशंस यहाँ पर हैं, जो इलेक्शंस के अलावा जो सामाजिक परिस्थितियां बनी हैं, वो किसान आंदोलन को लेकर बनी हो, वो पहलवानों के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है, और बिल्कुल जो ये विनेश फोगाट वाला प्रकरण हो गया, इसमें एक सेंटिमेंट जो आमतौर पर आम आदमी का बन के उभरा है, वो बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ है। बीजेपी का उसमें कितना रोल है, नहीं है, कोई साजिश हुई है नहीं हुई, वो एक इन्वेस्टिगेशन का विषय अलग हो सकता है, लेकिन एक जनरल सेंटिमेंट का तो कोई कुछ कर नहीं सकता। वो सेंटिमेंट बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। लोगों के जहन में ये बात कहीं ना कहीं घर कर गई है कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है विनेश फोगाट के साथ, इसमें बीजेपी का या प्रधानमंत्री का इसमें रोल है। अब रोल है कि नहीं, वो हमको नहीं पता है, लेकिन लोगों के जहन में ये बात कहीं ना कहीं घर कर गई। और उनका जो उनका एक हेरोइक वेलकम कल होने वाला है, जब विनेश फोगाट यहाँ पर आएंगे। तो इस तरीके से एक बढ़कर जो है वो मुद्दे कांग्रेस पार्टी को मिलते चले जा रहे हैं। जहां तक चेहरे की बात की, देखिए, दो इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए, उन्होंने महाराष्ट्र का जिक्र किया। महाराष्ट्र का उन्होंने ये तो जिक्र कर दिया कि पिछली बार उन्होंने इलेक्शन साथ कराए थे। पिछली बार नहीं सर, 2004 से इलेक्शन साथ हो रहे हैं। 2000 पिछले 4 इलेक्शन हरियाणा के और महाराष्ट्र के साथ हुए हैं। अगर पिछली बार, क्योंकि जम्मू कश्मीर का इलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन उसके पहले 2014 में जो 15 में जो जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हुआ था, वो हुआ था जम्मू कश्मीर और झारखंड का एक साथ चुनाव हुआ था। वो तो और इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं बताया, अपनी बात को डक कर दिया उन्होंने, एक इलेक्शन का जिक्र करके दूसरे इलेक्शन का जिक्र नहीं किया। तो इसी से तो छवि खराब होती है ना सर। जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इदारे हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, सीबीआई, आईबी, सारे जो इदारे हैं, उनकी छवि धीरे धीरे इस तरह से खत्म हो गई। महाराष्ट्र का जो इलेक्शन है, देखिए, महाराष्ट्र की बात मेरे से पहले
मलिक साहब और अरुण जी ने भी की। देखिए महाराष्ट्र में बीजेपी, पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी ने पहला चुनाव 2014 में लड़ा। उसके पहले बीजेपी ने कभी वहां पर इलेक्शन नहीं लड़ा। बीजेपी का तो हर इलाके में वोटर एजेंट्स तक नहीं थे, 288 जो विधानसभाएं हैं, क्योंकि वो हमेशा वहां पर शिवसेना के साथ इलेक्शन लड़ती रही थी और शिवसेना एक बड़ी पार्टी के तौर पर वहां चुनाव लड़ती थी। पहला इलेक्शन उन्होंने लड़ा जब 2014 में मोदी की सरकार दिल्ली में बनी। उसके बाद उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा, उसके बाद अलग अलग इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो साथ आ गए। 2014 में चुनाव अलग अलग लड़के वो साथ आ गए थे इलेक्शन के बाद, उन्होंने सरकार वहां पर बनाई। महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है सर, वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी मजबूत है। वहां पर कोई पैन महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पार्टी अगर है तो वो सिर्फ कांग्रेस है, जिनका विदर्भ में अच्छा खासा बेस है। तो पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा से लेकर खानदेश तक वो पूरे इलाके में कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ता पुराने नए लोग बैठे हुए हैं। बीजेपी बहुत सीमित पार्टी है। जैसे विदर्भ के इलाके में पहले बीजेपी जीतती रही, लेकिन इस बार बीजेपी 10 में से 9 सीटें वहां पर हार गई। कुल मिला के जो हालत खस्ता है वो उसी के चलते ये किया गया कि उनको भरपूर बिल्कुल समय बिल्कुल। मिले। मैं रविंद्र जी एक सवाल और पूछना चाहूंगा, जैसे आज आप पार्टी की ओर से निकल कर आएगी वो अपनी दम पर हरियाणा लड़ने वाली है, उसे कैसे देखा जाए? वैसे हालांकि पहले भी हुआ, पंजाब उसने अपनी दम पर लड़ा था, अलग अलग लड़े थे, भले इंडिया ब्लॉक में है। ऐसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से कश्मीर से निकला कि मैं सिर्फ हरियाणा पर यदि मैं आपसे चाहूं, क्या आप इसको कैसे देखिएगा कि आप अपने दम पर लड़ने वाली है और कांग्रेस, तो इसमें क्या आम आदमी बीजेपी पार्टी, को कुछ फायदा होगा? ऐसा अभी निकला है, अभी आरंभ है, ये शुरुआती जो देखिए प्रतिक्रिया आई है वो है जी। आम आदमी पार्टी की जो पॉलिटिक्स हरियाणा में रही है, अभी तक तो एक तो बहुत सीमित राजनीति है। अभी तक वो कोई वोट बैंक कैटर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जो ग्रामीण इलाके का वोट बैंक है उसको कांग्रेस बहुत आसानी से साधने में कामयाब हुई, क्योंकि जेजेपी और आईएनएलडी एक तरीके से बिल्कुल खत्म हो गई हैं। उनका जो वोट बैंक था वो बहुत कमजोर पड़ गया है, और जो वोट बैंक उनका शिफ्ट हुआ है उसमें अधिकांश वोट गया है कांग्रेस पार्टी के पास। बीजेपी के पास जो शहरी वोट है, और आम आदमी पार्टी जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रही है, उन्होंने जिन लोगों को अपना चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया, जिसमें सुशील गुप्ता सबसे मुख्य चेहरे हैं, वो गैर जाट की पॉलिटिक्स करते हैं या गैर ग्रामीण की पॉलिटिक्स करते हैं, शहरी राजनीति है। तो एक तो उनका अपना कोई वोट बैंक बहुत बड़ा यहां पर है नहीं। जो कुछ उनका वोट बैंक है वो शहर तक सीमित है, और शहर में जो वोट बैंक है वो बीजेपी का वोट बैंक है। तो अब शायद आपका वॉल्यूम चली गई, मुझे लगता है आवाज शायद चली गई, आवाज गई है मुझे लगता है, कुछ टेक्निकली कुछ तकनीकी खराबी है। अब आई जी। तो अगर वो किसी तरीके से वोट हासिल कर पाने में कामयाब रहे संजीव जी, तो वो शहरी इलाकों में थोड़ा बहुत असर डाल सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं है, और शहरों में भी वो बहुत कमजोर पार्टी के तौर पर उभरेगी। कहीं अगर किसी इलाके में अपनी जमानत बचा पाने में कामयाब हो तो वो उनके लिए एक बड़ी विक्ट्री होगी। उनके मुकाबले में आज भी जेजेपी और आईएनएलडी ने क्योंकि बीएसपी के साथ गठबंधन किया है, आम आदमी पार्टी के मुकाबले ये दोनों पार्टियां आज भी ज्यादा मजबूत हैं। इनके पास छिटका हुआ सही थोड़ा बहुत वोट बैंक तो पूरे हरियाणा में कहीं ना कहीं बचा हुआ है। आम आदमी पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, कोई बड़ा नेता नहीं है, तो उनसे किसी को खतरा नहीं है। थोड़ा बहुत खतरा अगर किसी को है तो वो बीजेपी को ही है। इसलिए हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की स्थिति काफी मजबूत है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के पास बैठे बिठाए आईएनएलडी और जेजेपी का वोट बैंक आ गया। 10 बरस की एंटी इनकम्बेंसी आ गई, और किसान आंदोलन से लेकर खिलाड़ियों का जिस तरह का आंदोलन हुआ, वो मुद्दे बैठे बिठाए कांग्रेस पार्टी को मिल गए। बेरोजगारी में बीजेपी कुछ कर नहीं पाई, अग्निवीर स्कीम में बीजेपी कुछ कर नहीं पाई, और 5 सीटें जो कांग्रेस ने जीती वो सोने पे सुहागा। कांग्रेस का देखिए पिछले 12 साल से कांग्रेस पार्टी के पास संगठन नहीं है, बावजूद उसके 90 विधानसभा सीटों के लिए 3000 लोगों ने एप्लीकेशन दिया है। जी। लोग इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट कांग्रेस को लेके हैं कि कई इलाके ऐसे हैं कि जहां से अगर कांग्रेस की टिकट मिल गई तो वहां से जीत निश्चित है। और टिकट जो मांगने वाले लोग हैं, अगर 3000 की हम बात करें तो कम से कम 1000 लोग उनमें से वो होंगे जो पिछले 5 साल पहले जेजेपी या आईएनएलडी के लीडर्स थे। मतलब है कि लोगों में एक कॉन्फिडेंस कांग्रेस पार्टी को लेकर हुआ है, और ये कॉन्फिडेंस इसलिए ज्यादा हैरान करता है कि कांग्रेस के ऊपर हमेशा एलिगेशंस लगते रहे कि कांग्रेस धड़ेबंदी वाली पार्टी है,
कांग्रेस जहां हुड्डा एक नेता है तो शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी दो अलग अलग नेता हैं। लेकिन इस धड़ेबंदी के बावजूद लोगों में एक सैंग्विनिटी है कांग्रेस पार्टी को लेकर, एक ओके। कॉन्फिडेंस दिखा है, और ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के कॉन्फिडेंस को कमजोर करने की तरफ है। प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव के बीच में इतना लंबा अरसा हुआ, एक बार भी हरियाणा का दौरा नहीं किया। नहीं ये नहीं तो किया रोहन। अप्रत्याशित है, हरियाणा का दौरा नहीं किया, जबकि प्रधानमंत्री कश्मीर चले गए 5 साल के बाद। जी जी, प्रधानमंत्री कश्मीर चले जाते हैं लेकिन हरियाणा नहीं आते हैं। बिल्कुल हरियाणा बिल्कुल का बिल्कुल। इलेक्शन वो अपने चेहरे पर लड़ना नहीं चाहते। पिछले 10 बरस में ऐसा आप एक मुझे राज्य बता दीजिए जहां पर पीएम का चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव ना लड़ा हो। मुझे याद आता है किरण बेदी का वो इलेक्शन जिसमें उनको लीडर बना के दिल्ली में चुनाव लड़ाया गया था और 3 सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब रही थी। 70 में से 67 सीटें वो हार गई थी, तो बलि का बकरे के तौर पर उनको प्रस्तुत किया गया था। मुझे लगता है यहाँ पर भी प्रधानमंत्री के चेहरा अब लाइबिलिटी बन गया है बीजेपी के लिए, और उनसे पीछा छुड़ाने के लिए नायब सिंह सैनी को आगे किया है। और प्रधानमंत्री को कहीं हरियाणा में कोई रैली, कोई परियोजना का उद्घाटन ना करना पड़ जाए, इसीलिए इस इलेक्शन को प्रीपोन किया गया है, क्योंकि एसेट जो थे वो बन गए लायबिलिटी। जो क्राउड पुलर थे वो अब उनको क्राउड देखकर वहां से भाग रही है। अब उनके चेहरे पर बीजेपी इलेक्शन हरियाणा में तो कम से कम नहीं लड़ सकती है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने किसी चेहरे को आगे नहीं किया, महाराष्ट्र में सिर्फ फुटबॉल जारी है। लोकसभा का चुनाव जम्मू कश्मीर में हुआ, कश्मीर की 3 सीटों पर बीजेपी चुनाव नहीं नहीं लड़ पाई, उनके पास जी। उम्मीदवार नहीं थे। एक सीट लद्दाख की, वहां पर बीजेपी को 20% वोट भी नहीं प्राप्त हुआ, 80% लोगों ने उनके खिलाफ वोट डाला। बीजेपी की स्थिति इन तमाम चारों जो विधानसभाएं हैं जहां पर चुनाव होने हैं उनमें कमजोर है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर की सूचना आ गई है, डिक्लेयर हो गया है, लेकिन 26 अब देखिए, और एक और मजेदार बात उन्होंने की सीईसी साहब ने, उन्होंने कहा कि हमारे पास 6 महीने का वक्त होता है। अब 6 महीने का वक्त तो होता है, लेकिन उसमें राइडर है जब कोई इस तरह की परिस्थितियां पैदा हों। यहाँ पर तो बिल्कुल केवल एक परिस्थिति पैदा हुई है बीजेपी की हार की, ना तो यहाँ कोई नेचुरल कैलेमिटी आई, ना कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ है। तो ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई कि आपको 6 महीने का ग्रेस पीरियड देखने को मिल रहा है। 26 नवंबर को अगर आज से लगातार पिछले 4 चुनाव अगर नियत समय पर हुए हैं, तो इस बार चुनाव को वहां पर करने में बीजेपी इलेक्शन कमीशन को भला क्या दिक्कत आ रही है? क्या इलेक्शन कमीशन अब इतना नीचे लेवल तक चला गया कि एक पॉलिटिकल पार्टी को जिताने के लिए वो 6 महीने का उस ग्रेस पीरियड की भी बात कर रहे हैं, जो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में लेने की जरूरत होती है। संविधान में वो लिखा है तो उसके साथ राइडर भी लिखे हैं, लेकिन राइडर बिल्कुल पढ़ बिल्कुल पाने में बिल्कुल। क्या इलेक्शन कमिश्नर कामयाब? उनको राइडर समझ नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनको ये बात समझ आ रही है कि 6 महीने में कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन की साख जो है वो लगातार रसातल में चली जा रही है। ना वो जब वहां पर पत्रकार सवाल जवाब करते हैं उनके जवाब देते हैं। पिछली नहीं बार देते जब लोकसभा का चुनाव हुआ, मैंने उनसे सवाल पूछा था कि इलेक्शन कमीशन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी देता है कि उन्होंने इतने 100 करोड़ रुपए कैश पकड़ा, उन्होंने जी इतनी जी जी। हजारों मैं लीटर मैं शराब मैं रवि करोड़ों सर, की मैं रवि सर मैं दोबारा लौटता हूं। मैं और सवाल मैं सोच रहा हूँ जम्मू कश्मीर की बात करूं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो कोई जवाब भी नहीं देते और वो सुविधा के अनुसार ही काम करते हैं कि जो सुविधा सरकार को हो, बीजेपी को, वो कुछ बार बार नजर आता है, खासकर राजीव कुमार जी। और अभी हम लगातार जो देख पा रहे हैं, मैं कश्मीर पे जाता हूं, एक कश्मीर से जुड़ा सवाल केपी साहब भी हैं और अरुण सर, और मैं आप पे भी लौटता हूं कि वहां क्या मुद्दे देखिए। जो 370 के बाद पहला चुनाव, और हमने जो बात हुई केपी सर की, सीधे सीधे निकल कर आया कि वो वहां मेरे साथ अभी धनंजय कुमार जी भी जुड़े। धनंजय जी, आपका ही बहुत बहुत स्वागत करूंगा। तो केपी सर, जो स्थितियां वहां रही हैं वो क्लियर है कि आप किसी वहां है ही नहीं। हरियाणा की बहुत बहुत शानदार तस्वीर खींच के आपके सामने रख दी, और आपने भी शुरुआत में कहा था। और साथ साथ ये भी आ रहा है कि वहां जो एलजी का रोल है, अभी निकला कि एलजी ने भी कोई मालिकाना हक जो है जमीन का देने का फैसला कुछ हुआ है। तो ये सब जो ओवरऑल है, मैं गुलाम नबी आजाद जी का भी एक मेरे पास वो है, उनकी प्रतिक्रिया आई, वो सुन के मैं आपसे सवाल करता हूं। ये पहली दफा है कि 10 साल के बाद इलेक्शन हुआ। इससे पहले लंबा समय जब था वो गवर्नर रूल हुआ था 1990 में, और 6.5 साल के बाद इलेक्शन हुए थे 96 में समर में। तो 6.5 साल लंबा समय था, लेकिन इस साल
ये इस दफा 10 साल के बाद हो रहे हैं। तो पूरा देश, पूरा मीडिया, और मीडिया से ज्यादा और लीडरों से ज्यादा जम्मू कश्मीर के मतदाता, चाहे वो जम्मू प्रोविंस के हों, कश्मीर के प्रोविंस में हों, 10 साल से इंतजार कर रहे हैं कि विधानसभा के इलेक्शन कब हो। हम इन इलेक्शनों का स्वागत करते हैं, चाहे देर से हुए, अभी तो हो गए। इलेक्शन कमीशन का, गवर्नमेंट का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें पूरी आशा है कि इलेक्शन फ्री और फेयर होंगे। और फ्री और फेयर से ज़्यादा आजकल जो पिछले कुछ महीनों से फेयर है, आतंकवाद मुड़ के आया है और जम्मू सूबा में ज़्यादा उसका असर है। तो फ्री और फेयर इलेक्शन के साथ साथ हमें पूरी आशा है कि सिक्योरिटी का बंदोबस्त, वोटर्स का, लीडर्स का, इलेक्शन लड़ने वाले लोगों का, कैंपेन करने वाले लोगों के पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। जिस तरह के पार्लियामेंट में इलेक्शन बहुत अच्छे हुए पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में भी। ये केपी सर ये बात थोड़ा सा वैसी कर रहे थे जैसा उनका अभी स्थिति है, उसी हिसाब से बातें करते। लेकिन हम वही कि क्या आपको लगता है क्या हावी रहने वाला है वहां, क्या इश्यू पूरे के पूरे चुनाव में लेकर जो जितने भी दल हैं ले जाएंगे? और बीजेपी की तो हालत वैसी, आपने भी कहा कि वो चाहे जाती जम्मू में जो कुछ कर पाए, बाकी कुछ वहां नहीं है, और ऐसी स्थिति है अभी हरियाणा में। क्या आपकी प्रतिक्रिया? देखिए संजीव जी, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं। कश्मीर में मैंने पहले भी आपको कहा कि 10 साल के बाद वहां चुनाव हो रहे हैं, और इस 10 साल में आपने देखा कि वहां परिसीमन हुआ, धारा 370 समाप्त हुई, और तमाम जो दूसरी घटनाएं हुई हैं उसको लेके वहां का जनमानस क्या सोचता है, क्या विचार करता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आप पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं कि वहां आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। या तो यह है कि पहले हमें बताया नहीं जा रहा था, दिखाया नहीं जा रहा था, वो शायद लगातार चल रही थी, या ये है कि अब हमारे सामने आ रही है, रोजाना हो रही है। क्योंकि मैं अगर बात करूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की और हरियाणा की, यहां लगातार शहीदों के शव आ रहे हैं। तो कश्मीर में शहीद हो रहे हैं लोग, तभी तो ये सब आ रहे हैं। हमें तो गांव में पता चलता ही है, जबकि आज फलाने गांव में है, आज दूसरे गांव में है, आज तीसरे गांव में है। तो ये जो लगातार चीजें हो रही हैं, ये जताता है कि जो स्थिति हम दिल्ली में बैठ के देख रहे हैं वो स्थिति कश्मीर में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की चीजें वहां की है, ये उसका परिणाम है जो आपको आने वाले चुनाव में दिखेगा। दूसरा सवाल यहाँ ये हो जाता है कि आप जो इन परिस्थितियों में नया परिसीमन कराने के बाद, आप एक कश्मीर के 3 कश्मीर बनाने के बाद जो चुनाव करवा रहे हैं, तो क्या नए परिसीमन के हिसाब से चुनाव हो रहे हैं, तो वहां पे जो सरकार बनेगी तो क्या दिल्ली जैसी सरकार बनेगी कि जिसको राज्यपाल के पास सारे अधिकार होंगे? तो क्या झुंझुना बजाएगा वहां का सीएम? अभी तो ये भी देखना होगा आपको, क्योंकि दिल्ली में जिस प्रकार की सरकार है, दिल्ली की सरकार के पास ना जमीन का हक है, ना पुलिस प्रशासन उसके पास है। वो खाली अपना जो क्लर्क और दूसरे कर्मचारी हैं उनका ट्रांसफर पोस्टिंग देख लो, बाकी तो सब राज्यपाल देख ही रहे हैं। वो जो पुलिस है वो गृह मंत्री के पास है। तो क्या इस तरह की सरकार बनने जा रही है? आपको अभी देखना होगा कि कश्मीर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और मुझे लगता है कि तालाब में पत्थर फेंक के वहां के हालात जानना भारतीय जनता पार्टी चाह रही है, और मेरे नजरिए से वहां स्थिति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे बहुत उस जो चुपचाप एक घाव पड़ा हुआ था, उस घाव पे नमक डालने का काम किया, उस घाव को कुरेदने का काम किया है, जो कुछ समय तक हमें नुकसान करेगा। और वो धीरे धीरे पुरानी सरकार आएगी, कोई दूसरा कोई तरीका होगा, वहां पे कैसे उसको ठीक किया जाएगा, मुझे लगता है ये नजरिया होगा। दूसरी बात, जो आप हरियाणा की बात अगर आप करते हैं, मैं थोड़ा सा हरियाणा में बता दूं, जैसे रविंदर जी चले गए, ये जो सेंटीमेंट की बात कही है महिला पहलवानों की, बाकी तो हम डिस्कशन कर चुके हैं।
इस पे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस मामले में इन्वॉल्व हैं कि जिस प्रकार विनेश फोगाट के साथ हुआ है कि नहीं है, इसके कोई तथ्य सामने नहीं आए। इसके तथ्य सीधे सीधे सामने हैं कि प्रधानमंत्री जी नई लोकसभा का उद्घाटन उस दिन कर रहे थे संगोल लेके, जिस दिन उनको पुलिस बूटों से कुचल रही थी जंतर मंतर में। और आप ये देखिए, आपने ब्रजभूषण सिंह को हटाने की हिम्मत नहीं की, आपने उसका टिकट काट के उसके बेटे को दे दिया। आपने उसी के एक कारिंदे को जो है ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष बना दिया, और वो अध्यक्ष और उसके तमाम लोग साथ में वहां पे फ्रांस में गए हुए हैं वो लड़की को प्रताड़ित करने के लिए। तो क्या बिना सरकार की इजाजत के वो चले गए हैं? तो ये नजरिया एक आम जनता के दिमाग में आ चुका है, और वो खाली किसान कम्युनिटी, जाट कम्युनिटी की बात नहीं है, वहां तमाम हरियाणा की बात है। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल हरियाणा में है, मुझे लगता है कि उस नजरिए को देखने में चुनाव आयोग भी और भारतीय जनता पार्टी भी कहीं न कहीं गलत साबित होंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अरुण जी ने एक बात कही थी लास्ट में कि भाई ये तो वन नेशन और वन इलेक्शन की बात कर रहे थे, और चुनाव आयोग ने तो 24 घंटे भी नहीं हुए और जो है चुनाव की घोषणा कर दी। मैं अरुण जी को बताना चाहता हूं कि ये इसी तरह से भाषण था लाल किले की प्राचीर से, जिस तरह से लंबा भाषण आप सुनते रहे थे, 15 लाख मिलेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, बाकी आपको महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, वो सारी उसी तरह की आप कुछ भी कह दीजिए, कोई रोक रहा है आपको? अब आपको मानहानि का डर लग रहा है, अरुण जी को मानहानि का डर लग रहा है, नहीं तो आप भी कुछ बोल दें। अब उनको तो किसी का डर है नहीं साहब। लाल किले की प्राचीर पे खड़े होके आपको किस चीज का डर लग रहा है? हाँ, डर लग रहा है इस बार हाथ कांप रहे थे। इस बार आपने वो भी नहीं लगवाया था जिस पे शीशे पे देख के आप पढ़ते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर। आप कागज पे लिख के लेके गए थे और आप लगातार पढ़ रहे थे, तो आपको भी डर लग रहा है, क्योंकि जो बैसाखियां आपके दोनों तरफ लगी हुई है, उन बैसाखियों में दीमक लग चुकी है, और वो दीमक जो है अंदर बहुत तेजी से काम कर रही है। क्या सर, आप मुझे बताइए, आप जो है अगर मुसलमानों के बिल की बात करते हैं, तो मुसलमानों के बिल की बात पे आपके साथ चलेंगे चंद्रबाबू नायडू? नीतीश कुमार चलेंगे? जातीय जनगणना पे आपके साथ चलेंगे? तो इन मुद्दों पे अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू आपके साथ चल रहे हैं, तो या तो वो मूर्ख हैं या हम लोग मूर्ख हैं जो सुन रहे हैं। तो आपको भी ये एहसास हो चुका है कि मेरे साथ ये लोग नहीं चल पाएंगे, क्योंकि परिस्थितियां इस तरह की बन चुकी हैं। और मैं लंबे समय से कह दिया था, मेरा ट्विटर पे बहुत ज्यादा वो एक इंटरव्यू चल रहा है, मैंने आप ही जैसे चैनल पे दिया था कि 15 तारीख के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की विदाई हो जाएगी। अब 15 तारीख बीत गई, आज 16 तारीख हुई। कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि 15 तारीख तो चली गई मलिक साहब, वो इस्तीफा तो उनका हुआ नहीं है। अरे मैंने कहा चलो 15 को नहीं हुआ, 16 को हो जाए, 17 को हो जाए, भैया अगले महीने की 16 को हो जाए तो कौन सी आफत आ रही, हो तो जाएगा, क्योंकि झोला तो निश्चित है उनका उठना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अरुण जी को समझाना चाहता हूं कि अरुण जी बहुत भावुक ना हो, ये तो कुछ भी कह देते हैं, कहना वो बाद में कह देंगे अमित शाह जी 2 दिन बाद की, वो तो जुमला था। हरियाणा के इलेक्शन में रैली हो गई, रविंदर जी कह के चले गए कि प्रधानमंत्री की रैली, मेरे सूत्र बता रहे हैं बहुत जल्दी एक रैली होगी और कई योजनाओं का उद्घाटन हरियाणा में प्रधानमंत्री जी करेंगे। जी नहीं, अब तो वो लग गया है, चुनाव आदर्श संहिता लागू होगी तो शायद वो ना कर पाए। मैं अरुण जी सर, वो आपके कुछ भी कर सकते हैं सर वो रैली कर लेंगे सर, रैली कर लेंगे, सरकारी खर्चे पे रैली होगी। मंत्रालय का नाम भी मैं बता दूंगा सर आपको। सर ठीक। धनंजय सर, जो महाराष्ट्र को समय मिल गया है, पहले आपकी टिप्पणी में अरुण सर से जाऊंगा, अरुण सर के पास जाऊंगा। वक्त मिल जाना क्या मुफीद है, ये उम्मीद थी कि ऐसे ही कुछ होगा, शायद महाराष्ट्र को छोड़ दिया जाएगा, 2 राज्य हो जाएंगे, ये इसको बख्शा जाएगा समय के लिए, बीजेपी की सहूलियत के लिए। आपकी प्रतिक्रिया धनंजय सर? सहूलियत के लिए क्या, उनको 5 साल मिला, 2019 से 2024 5 साल मिले उनको। क्या किया 5 साल में, क्या हिसाब है उनके पास? तो सरकार में है ना, दिल्ली में सरकार, महाराष्ट्र में सरकार, लेकिन लोकसभा में एक साथ नहीं जाना पड़ेगा चुनाव में, आपको वक्त मिलेगा, आप प्रॉपरली अपने जो कार्ड्स हैं नहीं जी प्ले करने का टाइम। वो वैसे ही है जैसे जो है विद्यार्थी साल भर पढ़ा नहीं, और जिस दिन एग्जाम की घोषणा हुई उस दिन से रात में पढ़ने लगा, पर सुबह 4 बजे तक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ लोगे आप? और जो परिणाम है उनके सामने है,
परिणाम ये है कि उनकी सरकार नहीं बनने वाली है। अब एक परिणाम में ये परिवर्तन हो सकता है कि कितने सीटें आई, 50 सीटें आई या 75 सीटें आई, बस इतनी सी बात। अब वो लाडली बहन का अभी तक आज शायद अनाउंस किया है, आज या कल में सबके अकाउंट में चला जाएगा, तो वो पैसे जब लोग खा लेंगे तब वोट क्या देंगे, वो लोग सोच रहे हैं। लेकिन जिस तरह का लोकसभा चुनाव में वोटिंग पैटर्न था, उसमें साफ था कि जो पिछड़ा दलित समाज है, आदिवासी समाज है, वो कांग्रेस के साथ। कांग्रेस को आप सोच लीजिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में 1 सीट मिली थी केवल चंद्रपुर, और 2024 के चुनाव में कितनी सीटें मिल गई, आप जोड़ लीजिए, 14 सीटें मिल गई। तो ये बतला रहा है कि खेल महाराष्ट्र में बीजेपी का खत्म हो गया। और ये जो आरक्षण का जो झमेला चलाया उन्होंने, मराठा वर्सेज ओबीसी, उसका भी उनको नुकसान होना है। जाति सर्वेक्षण नहीं करा रहे हैं, उसका भी नुकसान होना है। और महाराष्ट्र में जान लीजिए, हिंदू मुसलमान के नाम पर कभी जीत नहीं सकते, कभी इनको सीट नहीं आएगी। इनकी एक बड़ी ताकत हुआ करते थे उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे, ये सब हुआ करते थे, वो भी खो दिया है। अब ये कितने मजबूर है या कितने ताकतवर है, इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने के लिए इनके पास अपना नेता नहीं है। वो शिंदे के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। शिंदे जो शिवसेना पार्टी बी है, उद्धव ठाकरे नंबर 1 है, बी भाई, उनको 9 सीटें आई, इनको 7 सीटें आई, तो आप वो मान लीजिए। दूसरी बात, महाविकास आघाड़ी में जो है, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो एनसीपी हो, शरद पवार जी का गुट हो, चाहे उद्धव ठाकरे का गुट, तीनों में एका दिखाई पड़ रहा है। आज ही उद्धव ठाकरे का बयान आया है कि जो शरद पवार साहब और जो पृथ्वीराज चौहान मानी कांग्रेस पार्टी, दोनों मिलकर के जो तय करेंगे जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। ये एक बड़ी बात है। फिर जिस तरह से हिंदुत्व के मुद्दे पे लगातार ललकार रहे हैं उद्धव ठाकरे बीजेपी को, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कहा था कि चले जाइए, वहां क्या कर रहे हैं, वहां जाकर के बांग्लादेश से हिंदुओं को बचाइए। तो तमाम जगहों पे बीजेपी फ्लॉप है यहाँ पे, और वो समय ले अगले साल चुनाव करा सकते हैं। हालांकि उनको अक्टूबर तक तो चुनाव कराना होगा, क्योंकि अक्टूबर में खत्म हो रहा है विधानसभा का जो समय है। तो क्या उसके बाद वो राष्ट्रपति शासन लगाएंगे 6 महीने के लिए, वो भी करके देख ले। यहाँ पे सोच लीजिए कि मुंबई मनपा का चुनाव अब तक हुआ नहीं, मनपा में चुनाव अब तक टला जा रहा है। वो कब उनके अनुसार माहौल बनेगा, कब चुनाव कराएंगे। तो जम्मू कश्मीर में जो कर रहे हैं वो महाराष्ट्र में भी कर सकते हैं, यूटी घोषित कर दे सकते हैं, क्या दिक्कत है, उनका राज है, जो मन में आए कर लें। जी बिल्कुल बिल्कुल, 26 नवंबर है वहां पर, 26 नवंबर कारगिल। अरुण सर, जो मैं कश्मीर की बात कर रहा था, अभी कुछ महाराष्ट्र की तस्वीर भी आपने सुनी, खींची है धनंजय जी ने, हम लोग पहले से भी बात कर रहे थे। कश्मीर में क्या वही कि स्वतंत्र राज्य का दर्जा एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा चुनाव को लेकर, जो चुनाव में जो पहुंचे हुए हैं, लेकिन ये करेंगे शायद नहीं। क्या तस्वीर वहां बनती देखते हैं आप? संजीव जी, पहले तो ये समझ लीजिए कि कश्मीर में चुनाव भारत सरकार या चुनाव आयोग नहीं करवा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर करवा रहा है। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि 30 सितंबर तक चुनाव कराओ। अगर ये नहीं होता, आप जरा पीछे चलिए, जब 370 खत्म हुई थी तो पता नहीं धनंजय बाबू को और केपी भाई को पता है कि नहीं, कितने प्लॉट खरीदने पहुंच गए थे कश्मीर। सबके प्लॉट बुक हो गए थे, सारे भाजपाई चलो भाई प्लॉट लेंगे। कोई पहलगाम में बना रहा था, कोई सोनमर्ग और तंगमर्ग में बना रहा था। आज स्थिति क्या है? दूसरी चीज जो केपी भाई ने कही वो ये है कि जम्मू कश्मीर में पहले कश्मीर में ज्यादा आतंकी अटैक होते थे। अभी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़ी बेशर्मी से ये कह रहे थे, शर्म तो वैसे उनका कोई वास्ता नहीं है, शर्म से उनका कोई नाता नहीं है, कि पहले आतंकवादी देश में घुस के अटैक करते थे और अब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है। उनके लिए चूंकि उनके कोई संतान नहीं है, बात बुरी है, नहीं कहनी चाहिए मुझे, तो उन्हें किसी की संतान का मोह नहीं है। इकलौता बेटा देहरादून का एक परिवार का जो आर्मी में कैप्टन था, उसका अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ था, वो आतंकियों के हाथों मारा गया। तो देश का प्रधानमंत्री कितना झूठा है, कैसी बात करता है। और वही बात है कि आप अपनी बात कहने के लिए लाश पड़ी है, शहीद हुआ है, और लाल किले पे आप बोल रहे हो। तो दरअसल बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता, देखिए ये सत्ता के लालची हैं जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर ये साबित कर चुके हैं। महबूबा के पीछे खड़े हुए ही लोग, मौका परस्त लोग, दूसरों को कहते हैं, मैं कहता हूं बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगुवाई वाली वो सरकार बीजेपी की जो है, वो बीजेपी सबसे ज्यादा मौका परस्त है।
अन्यथा अटल जी एक वोट से नहीं, अगर ऐसा होता तो तब भी वो एक वोट जो है वो मैनेज हो जाता। अपने उड़ीसा वाले थे गिरधर गोमांग, सब हो जाता, क्योंकि उनको वोट भी नहीं डालने देते, वो सीएम थे। तो आज मुश्किल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप चुनाव करवाओ, लेकिन मैंने 2013 तक में कश्मीर 4-5 बार गया, गृह मंत्रालय कवर कर रहा था, उनके साथ गया, रेलवे वालों के साथ गया, तो मैंने घूमा है। ये डोडा भद्रवाह का एरिया छोड़ दीजिए, बाकी सब जगह गया हूं। आज भी कश्मीर का आदमी भारत की सरकार पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। जितनी बड़ी बड़ी तस्वीरें इन्होंने दिखाई, वहां जो सच सतपाल मलिक ने डंके की चोट पर बोला था, वो जो अभी श्रीमान जी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनको लेकर के जो चीजें सामने आ रही हैं, कभी डिस्कस करेंगे। दरअसल बीजेपी लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ पाई? कि उसे पता है कि कश्मीर में उसका कुछ नहीं है। और अब जिस तरह की आतंकी गतिविधियां चल रही हैं, अगर कल सुप्रीम कोर्ट मना कर दे कोई बात नहीं, तो खट से चुनाव विड्रॉ कर लेंगे ये लोग। कहीं नहीं है, एक जम्मू रीजन को छोड़ दीजिए। तो इनके लिए जो सबसे बड़ी समस्या है अब ये है कि करनी और कथनी प्रधानमंत्री की बात पर कोई भरोसा नहीं करता, ना कोई करेगा। चुनाव आयोग जिस तरह की गोटियां जमा रहा है, जैसी जमावट कर रहा है, मुझे तो ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हरियाणा में खास तौर पर कि चुनाव आयोग के लोग भी नेताओं जैसी स्थिति में पहुंच जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप चुनाव कराने जा रहे हो तो कश्मीर का विश्वास जीता क्या आपने? अगर ऐसा है, आपको लगता है कि अजीत डोभाल ने सब कुछ ठीक कर दिया है, तो जाइए, देश के प्रधानमंत्री हो आप, जरा जैसे बनारस घूमते हो वैसे श्रीनगर घूम आइए। सब कुछ आपके नियंत्रण में, फौज आपकी सर्जिकल स्ट्राइक करती है, आपके जवानों ने, आपके सिस्टम ने, सब कुछ। दरअसल जो चीजें उभर रही हैं, कश्मीर में करप्शन एलजी की अगुवाई में हो रहा है, ये बात उन एजेंसियों ने कही है जो एजेंसियां उन्हें रिपोर्ट कर रही हैं। तो वहां का जनमानस अभी भी इनके पक्ष में नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता है तो चुनाव नहीं होता। दूसरी बात जो हम बात कर रहे हैं हरियाणा की, दरअसल हरियाणा का जो चरित्र है, जैसा कि दिल्ली हरियाणा के बिना अधूरी है, और इनकी पूरी कोशिश है, मैं भी 30 साल के करीब दिल्ली से जुड़ा रहा हूं, उस तरह से तो पूरा 84 में 83 में पहुंचे थे और अब तक सीधा वो है। मूल बात वहां का चरित्र है कि देखिए, पहले इन्होंने क्या किया, जाटों को किनारे किया। तो पहली सरकार में खट्टर की जो आंदोलन हुआ था, केपी भाई को याद होगा, क्या दुर्गति कर दी थी, पूरा हरियाणा जल गया। कोई बात नहीं, और कहीं कुछ होता तो ये नरेंद्र मोदी सर के बल खड़े हो जाते। उसके बाद क्यों, खट्टर में क्या बुराई थी जो आप नायब सिंह सैनी को लाए? क्योंकि आप जाटों को हाशिए पर लाना चाहते हैं। आप जाटों और नॉन जाटों के बीच में, चूंकि हिंदू मुसलमान का खेल नहीं हो सकता, एक नूह और मेवात को छोड़ दो वहां के, तो उस सारे खेल में भी स्थानीय जनता ने जवाब दिया है। राव इंद्रजीत सिंह की बात हो रही थी, गुड़गांव से कैसे जीते हैं अहीरवाल, हरियाणा का तो राव बीरेंद्र सिंह और कौन कौन से नेता, केपी भाई को पता है। हम लोग, मैंने वेस्टर्न यूपी 10 साल कवर किया है, एडिटर रहा हूं, हरियाणा को भी देखा है। तो इस वक्त सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये अपना पूरा ध्यान जम्मू कश्मीर नहीं देखेंगे, एक एक पे ताकत लगा के हरियाणा किसी भी कीमत पे जीतना चाहते हैं। आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में, आज इलेक्शन हुआ है, अगले 7-8 दिन में हरियाणा के कांग्रेसियों पर छापे पड़ेंगे, मुकदमे होंगे, झूठी खबरें प्लांट होंगी उनके खिलाफ, सब कुछ होगा। महाराष्ट्र इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि महाराष्ट्र का आदमी इनके झांसे में नहीं आएगा और वहां इनकी बुरी हालत है। और फिर दिल्ली और झारखंड को एक साथ करेंगे, क्योंकि पॉकेट बना के, भाई वन नेशन वन इलेक्शन की दम थी ना। मैं तो वो केपी भाई, मैं बैंक की बात कर रहा था, इतना ही दम था, तो मैं इतनी बातें कह रहे हो तो करा लेते रहे 4 विधानसभाओं के एक साथ। अगर मुख्य चुनाव आयोग को 6 महीने का समय दिखता है तो मुझे लगता है कि उन्हें वो कागज भी पढ़ लेना चाहिए। तो 6 महीने आगे के बजाय 3 महीने पहले आ जाओ, 2 महीने पहले आ जाओ, ज्यादा नहीं है समय। तो ये सब चीज ऐसी है कि बीजेपी के लिए पूरी जमावट की है चुनाव आयोग ने, और ये देश के लिए शर्मनाक है और हमारे लोकतंत्र के लिए तो इतना घातक है कि एटम बम से ज्यादा बुरा हाल होने वाला है। अगर इसी तरह इन्होंने किया तो किसी राज्य में विपक्ष को सीधे नहीं खड़ा होने देंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं बहुत धन्यवाद करूंगा अरुण सर आपका, केपी सर आपका और धनंजय सर आपका, एक शानदार चर्चा के लिए, एक अच्छी चर्चा के लिए। और हमारे साथ जो रविंद्र जी जुड़े हुए थे, शौरान साहब, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, जिसमें यही पैनलिस्ट की ओर से निकलता है कि जमावट की गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कहीं ना कहीं ये
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो चुनाव का कार्यक्रम घोषित हुआ उसके बाद निकलता है, लेकिन कितना फायदा इससे हो पाएगा ये तो अभी 2 राज्य और इसके बाद आने वाले जो चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, कराना तो ही निकल कर सामने आ जाएगा, साफ हो जाएगा। इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा वही अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन नहीं तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए, और ये चर्चा आपको कैसी लगी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।